तो बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं प्रायिकता के गुणन नियम की। प्रायिकता का जो गुणन नियम है वह क्या है? देखो, प्रायिकता का गुणन नियम। देखो बच्चों, आपने पिछली क्लासेस के जो वीडियो थे उनमें हमने ये पढ़ा था कि जो सह प्रतिबंध जो प्रायिकता होती है उसको हम लिख रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह इक्वल आएगा, किसके आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि यदि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए हो तब भी मेरे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से भी मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह इक्वल आ रहा है, किसके? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इन दोनों से मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह इक्वल है, किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और उसके बाद में यहां से वह इक्वल आ रहा है, किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इसी को ही हम प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। यही प्रायिकता क्या कहलाएगा? गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक है बच्चों, तो प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहाँ ये कंडीशन हो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भाग आप देख रहे हो यही प्रायिकता क्या कहलाता है? गुणन नियम कहलाता है। अब बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि जो आज मेरी क्लास, जो मेरे यूट्यूब चैनल से आज पहली बार जो जुड़ रहे हैं वो बच्चे सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे बात है हमारे पास स्वतंत्र घटनाओं से। किससे है? स्वतंत्र घटनाएं। कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है और प्रायिकता पर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र घटना की। यदि मैं स्वतंत्र घटना की बात करूं, स्वतंत्र घटनाएं, यहां हम देख रहे थे कि जो सह प्रतिबंध प्रायिकता थी उस सह प्रतिबंध प्रायिकता में हम देख रहे थे कि यदि मेरे पास कोई दो घटनाएं हैं, यदि एक घटना ए है, एक घटना मेरे पास बी है और दोनों एक ही, मैं कह सकता हूं, परीक्षण की घटनाएं हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि इन दोनों घटनाओं में से कोई एक घटना यदि घटित हो चुकी है तो दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता यदि मुझे ज्ञात करनी है तो वह कैसे ज्ञात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब बी घटना घट चुकी थी और ए की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तब उस कंडीशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ रहा था? बी आ रहा। ठीक है बच्चों, अब स्वतंत्र घटनाएं क्या है? स्वतंत्र घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिसका अन्य किसी घटना से कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। या मैं ऐसे कहूं कि यदि मेरे पास कोई दो घटनाएं हैं तो वह दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। कब? जब हम कहें कि पहली घटना के घटित होने का दूसरी किसी अन्य घटना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, प्रभाव नहीं पड़े, तो हम उस घटना को क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। मैंने यही यहां से यही समझाया है। यदि मेरे पास कोई दो घटनाएं हैं, इन्हीं दो घटना दोनों घटनाएं हैं, उन दोनों घटनाओं में से एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती है जब यह घटित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बात कि यदि हमारे पास कोई घटनाएं हैं, उन दो घटनाएं हैं, उन दोनों घटनाओं में से किसी एक घटना के घटित होने का दूसरी किसी घटना के घटित होने पर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तब हम उस कंडीशन में उन दोनों घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कह सकते हैं। अब मैंने कह ही दिया कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए और बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो मैंने ये यहां से ये बताया कि
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां से मैंने ये बताया कि जो घटना बी है वो घटित हो चुकी है, तो उस घटना बी के घटित होने का अब ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ए घटना कैसी हो चुकी है, स्वतंत्र हो चुकी है। तो स्वतंत्र हो चुकी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यदि मेरे पास इस प्रकार से हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तब उस कंडीशन में हमारे पास जो घटना ए है उसके घटित होने का यदि बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा, बी आ जाएगा। जब यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तब सह प्रतिबंध प्रायिकताओं से यदि हम देखें तो इस घटना बी के घटने का ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब हम इस सह प्रतिबंध प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से भी डिनोटेट कर सकते हैं और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी डिनोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से, यदि मैं यहाँ जब घटनाएं स्वतंत्र हो, ये हमारे पास डाटा आ चुका है, तो यही डाटा यदि मैं यहाँ पुट करता हूँ तब हमारे पास क्या बन जाएगा, जब घटनाएं स्वतंत्र हो जाएंगी तो यहाँ तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा, ए, और वह इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और मैं यहां से देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वह इक्वल आ जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये एक जो डाटा आया आपके पास, ये जो सर्वसम्य इकाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई दो घटनाएं यदि स्वतंत्र हैं तो उन दोनों घटनाओं का यदि हम सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ की यदि हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो वह प्रायिकता या वह प्रोबेबिलिटी वह इक्वल होगी किसके, कि ए घटना की प्रोबेबिलिटी के गुणन होगा किससे, बी घटना की प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट किसके इक्वल होगा, बी के, कब, जब ये घटनाएं क्या हो, स्वतंत्र हो। अब दूसरी कहानी और आती है इसमें, एक कहानी और आती है। एक कहानी और क्या है कि यदि हमारे पास इस प्रकार से दे रखा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इसका मतलब क्या हुआ, ए बार का मतलब है जो घटना घटित नहीं हुई है और बी बार का मतलब है जो घटना बी है वह भी घटित नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कहा गया कि घटना ए और बी यदि स्वतंत्र घटना है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो ये भी क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। और इनको भी हम किसके बराबर लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और डॉट क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है, अब यहाँ एक नियम है डी मॉर्गन नियम, उसको भी देखना आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको डी मॉर्गन नियम बताता हूँ। दो हमारे पास यहाँ से डी मॉर्गन नियम है, वो हमारे पास इस एक्सरसाइज में बहुत जगह काम आएंगे, तो आप उनको देखना है। डी मॉर्गन नियम, देखो पहला जो डी मॉर्गन नियम है वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि ए बार इंटरसेक्शन मेरे पास बी बार दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। ठीक है, दूसरी कंडीशन है मेरे पास, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ये डी मॉर्गन नियम है, तो ये आप अलग से नोट्स में लिख लेना कि डी मॉर्गन नियम क्या होता है, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी और इसकी भी होगी। अब इसके अलावा एक बात और बता दूं, जो यूनियन है उसको हम यदि हिंदी में लिखना चाहें तो उसका तो मतलब होगा और, यूनियन को क्या लिखेंगे हिंदी में, यदि कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ और यदि हमारे पास यूनियन दे रखा है तो इसका लिखा आ सकता है हिंदी में या। देखो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए या बी, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 16.2 और 16.2 का पहला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 16.2 का, हमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि आपके पास कोई दो घटनाएं हैं, यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दे रखा है 1/2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दे रखा है 1/8, तो हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार ज्ञात कीजिए। तो यहां से जो दिया गया है वो हम देखते हैं, हम कहेंगे दिया गया है
यहां से देखें तो दिया गया में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दे रखा है 1/2, और यहां से देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है यहां से 1/8। मैं यहां से 1/8 को देखूं तो ये मल्टीप्लाई आ रहा है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/8 को कि 1/4 डॉट क्या आया 1/2। तो यहां से हमारे पास आ चुका है ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम यहां से 1/4 किसकी प्रायिकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और डॉट यहां क्या आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब ये घटनाएं कैसी हैं स्वतंत्र। तो हम कहेंगे इसलिए घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। हाँ, अब एक छोटी सी बात और बताता हूं कि यदि मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिखता हूं जब ए और बी क्या घटनाएं कैसी हो स्वतंत्र, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए। इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही। ये बात और ध्यान रखना है आपको एक्सरसाइज में, तो इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। अब हम चलते हैं आगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कहेंगे तथा क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। कैसे लिखेंगे इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और डॉट क्या आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से यदि हम डाटा रखते हैं तो डाटा रखते हैं तो हमारे पास देखो कि यहां से क्या आता है डाटा में, ये रफली था, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से रखते हैं तो हमारे पास आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये आ गया कि 1 माइनस 1/4 और डॉट 1 माइनस यहां से क्या है हमारे पास 1/2। हल करते हैं तो यहां से आता है 3/4 इंटू 1/2, और ये आंसर आ चुका है 3/8। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी, वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6 तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास पूछा गया है, हमें पी का मान पूछा गया है, तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या क्या दे रखा है वो डाटा लिखते हैं। पहली जो बात है वह दी गई है यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास यहाँ से दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दे रखा है यहाँ से p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से और गिवन है, क्या गिवन है कि a यूनियन b इक्वल टू दे रखा है यहाँ से मेरे पास 0.6। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब हमें देखो पिछली क्लासेज में हमने 16.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ये किसके आ गया 0.6। अब हमें कहा है क्या कि चूंकि ए और बी कैसी घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी। यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डॉट आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल किसके हो चुका है 0.6। अब यहां से हमारे पास जो गिवन डाटा है वो पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.4 और क्रॉस में आ चुका है p इक्वल आ चुका है 0.6। इसको मैं उधर ले जाता हूं तो यहाँ बचा p माइनस 0.4p और यहाँ से आया हमारे पास 0.2। इनमें से इसको घटाता हूं तो
तो यहाँ से आता है 0.6p और इक्वल आ चुका है 0.2। यहाँ से p इक्वल टू देखूं तो आया हमारे पास 0.2 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, यहाँ से p इक्वल टू आ चुका है 2/6 और p का हमारे पास यदि मान देखें तो आ चुका है 1/3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 से? यहाँ से बच्चों एग्जाम में 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है। ठीक है, 16.1 और 16.2। और जो खास तौर पर ये जो गिवन डाटा है, थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन नहीं, ये जो गिवन डाटा दिए हैं ऐसे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि मैं देखूं तो कहा गया है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे दिया गया है, क्या दे रखा है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें तो हमारे पास यहाँ से डाटा में गिवन है 0.3। उसके बाद देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें तो यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो दिया गया है, क्या दे रखा है, 0.4 दे रखा है। सबसे पहला पूछा गया है, पहला कहा ये भी गया है कि घटनाएं कैसे हैं, और यहाँ से हम कहेंगे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम कहेंगे कि इसीलिए पहला जो क्वेश्चन है वो ही देख लेते हैं। तो हम कहेंगे कि इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से इसको हल करते हैं तो 0.3 इंटू 0.4 और इसका आंसर आया 0.12। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरे के दूसरे में देखें तो हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आ गया बी। ए इंटरसेक्शन बी हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, डाटा रखते हैं तो 0.3 प्लस 0.4 और माइनस आ चुका है 0.12। यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास है 0.7, ठीक है, माइनस 0.12। 0.7 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है हमारे पास यहाँ से 0.5 है। तो ये आ चुका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब उसके बाद में हमसे पूछा गया है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। जब कहा ही गया है कि ए और बी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र, इसका मतलब जो घटना बी घटित हो चुकी है उसका ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब उस कंडीशन में ये घटना किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हमारे पास यहाँ से प्रायिकता दे रखी है 0.3। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में यदि हम देखें तो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए देखें तो हमें यही बात फिर से देखनी चाहिए कि ए और बी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र। ए और बी यदि घटनाएं स्वतंत्र है तो ए जो घटित हुआ है उसके बी के ऊपर कोई प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा। तब उस कंडीशन में ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो चुका है, हल हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है बी दे रखा है, तो जो गिवन डाटा है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है और वह है हमारे पास यहाँ से 0.3। दूसरा दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है और वह है हमारे पास यहाँ से गिवन है 0.6। और कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र जहां घटनाओं का नाम आता है तो वहां हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेना चाहिए, और इसमें पहला जो पूछा गया है वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है।
तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या आएगा यहाँ से 0.3 और गुना क्या हो चुका है 0.6, यहाँ से आ चुका है 0.1। अब दूसरा यहाँ से जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। दूसरा पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी बार। तो देखो घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बार यहाँ से हमारे पास प्राप्त होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। बी बार हमारे पास है नहीं, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार वह इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसा कैसा, बी बार जो घटना घटित नहीं होती है उसको निरूपित कर रहा है। तो यहाँ से आता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी। यहाँ से यदि हम डाटा रखते हैं तो यह 0.3 और डॉट या गुना यहाँ से आया 1 माइनस 0.6 और हमें पता है यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0.4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 क्या आ चुका है प्रायिकता 1/। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। यदि तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें पता है इसका हम पहले से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या जाएगा बी। यहाँ से सब डाटा गिवन है तो हम लिखते हैं 0.3 प्लस 0.6 और माइनस यहाँ से आया था 0.1 है, इनको ऐड करते हैं तो आया 0.9 माइनस 0.1 है। यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास आता है 0.7। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा गया है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार ये किसके इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा बी बार, क्योंकि घटनाएं कैसी हैं स्वतंत्र। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डॉट आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, डाटा रखते हैं तो 1 माइनस 0.3 और डॉट 1 माइनस 0 क्या आ चुका है 6। हल करते हैं तो 0 यहाँ से 7 और क्रॉस 0 क्या आ चुका है 4। दोनों को हल करते हैं तो यहाँ से आता है 0.2 है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 4 वो भी क्या हो चुका है हल हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको देखने पहली बार ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की क्या करनी है, आपको कोशिश करनी है। ऐसे क्वेश्चन हमें इस प्रकार की प्रायिकता ज्ञात करने के आगे वाली जो क्लासेज रहेंगी, वीडियोज रहेंगे, उनमें भी आएंगे, तो वहां मैं बार बार आपको रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक थैले में 5 सफेद 7 लाल और 8 काली गेंदें, मैं लिख लेता हूं कि दिया गया है। क्या दे रखा है, एक थैले में 5 लाल 5 सफेद 7 लाल और 8 काली गेंदें। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया यदि 4 गेंदों को एक एक कर 4 गेंदों को हम निकाल रहे हैं एक एक करके। ठीक है, बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो हमने गेंद उस थैले से जो निकाल ली है हम उसको वापस उस थैले में नहीं रख रहे। निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफेद होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम 4 गेंद निकाल रहे हैं और चारों गेंदों की सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेता हूं कि मेरे पास जो 4 गेंद है उनको मैं इस प्रकार से डिनोटेट करता हूं W1 W2 W3 और W4। पहली व्हाइट गेंद, दूसरी व्हाइट गेंद, तीसरी व्हाइट गेंद और चौथी व्हाइट गेंद। ठीक है, अब देखो एक बिना प्रतिस्थापन यदि मैं सबसे पहली गेंद निकालूं तो पहली सफेद गेंद W1 मैं कहूंगा पहली गेंद की सफेद होने की प्रायिकता, पहली गेंद के सफेद होने की प्रायिकता
यदि यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, अनुकूल स्थितियां कितनी है सफेद होने की 5, कुल स्थितियां कितनी है 8 7 15 5 20, हो गया पहला का। दूसरा है दूसरी गेंद सफेद होने की प्रायिकता। अब यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि पहली घटना घट चुकी है, पहली वाली घटना क्या है घट चुकी है, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 अपॉन W1, W2 अपॉन W1, पहली वाली घटना घट चुकी है, मतलब हमने एक गेंद निकाल ली है। अगर गेंद निकाली है सफेद, तो सफेद गेंद पहले थी 5 7 8, अब हमने इनमें से एक गेंद निकाली, अब हमारे पास यहाँ से थैले में गेंद बची, वह बची 4 7 और क्या आई 8, ठीक है। तो दूसरे गेंद की सफेद होने की प्रायिकता क्या आएगी, अनुकूल स्थितियां कितनी बनी 4 और कुल स्थितियां कितनी बनी 19, तो 4 बटा क्या हो चुका है 19। अब उसके बाद में है तीसरी गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो तीसरी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, पहली दो घटनाएं घट चुकी हैं, कौन कौन सी W1 और W2, तो तीसरी गेंद की सफेद होने की प्रायिकता W3 हमें ज्ञात करनी है, दो घटनाएं घट चुकी है उनको मैं नीचे लिख रहा हूं W1 और W2। तो अब देखो यहाँ भी डाटा चेंज होंगे, क्या क्या हुआ, दूसरी गेंद जब निकाल ली तो हमने हमारे पास से क्या बचा 3 7 और 8 बचा। अब अनुकूल स्थितियां कितनी बनी 3 बनी और कुल स्थितियां कितनी बनी यहाँ से 18, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस डाटा को एक बार यहीं रखते हैं, अब हम बात करते हैं कि चौथी गेंद सफेद होने की प्रायिकता, चौथी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता, मतलब 3 गेंद हम निकाल चुके हैं, वो तीनों गेंदों की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, चौथी गेंद को हमने किससे निरूपित किया था W4 से, तो यहां से जो घटित हो चुके हैं उनको लिख देते हैं W1 W2 और आ चुका है W3, इनकी प्रायिकता। तो यहाँ जैसे ही हमने गेंद निकाली तो यहाँ से डाटा क्या बचा 2 7 8, ठीक है। अब अनुकूल स्थितियां कितनी है 2 और कुल स्थितियां हैं 17, तो ये इस प्रकार से हमारे पास प्रायिकता आ चुकी है। अब कहा गया है कि चारों को एक साथ देखना है, एक साथ देखना है का मतलब क्या हो गया, वो बेनिष्ठ है और वो स्वतंत्र भी होगी, ठीक है। तो हम यहां से कहेंगे इसलिए 4 गेंद निकालने पर सभी के सफेद होने की प्रायिकता, या हम इसमें जो कहा गया है उसके अनुसार से चलते हैं, सब यही कहा गया सभी के सफेद गेंद होने की प्रायिकता। तो सभी के सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी ज्ञात करनी है W1 W2 मैं लिख रहा हूं W3 और क्या चुका है W2, इन्हीं की प्रायिकता हमने ज्ञात की थी, पहली गेंद दूसरी गेंद तीसरी गेंद और चौथी गेंद, वह इक्वल होगा किनके, ये स्वतंत्र घटनाएं हो चुकी हैं और स्वतंत्र घटनाएं हो चुकी है, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा डाटा 5/20 गुणा आ चुका है 4/19 गुणा आ चुका है 3/18 और गुणा आ चुका है 2/17, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ 36 कितने हो गया 18, तो यहाँ से आ चुका है 1/19 गुणा 3 गुणा 17, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। या फिर आगे हम बढ़ते हैं तो 1/19 गुणा 51, तो गुणिए कम 19 9 95 में हम 1 जोड़ते हैं 96, तो 1/900 क्या हो चुके हैं गुणनतर हो चुका है, और ये इसका क्या हो चुका है आंसर हो चुका है। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है अच्छे से। धन्यवाद आज की क्लास में बच्चों, थैंक यू।